दोस्तों, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज फिर कुछ थ्योरी के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आपके लिए उपस्थित हूँ। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक प्लीज़ इसे फॉरवर्ड जरूर कर दें। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन की तरफ क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है गॉस का नियम लागू नहीं होता है। तो अपन को सभी को पता है गॉस का नियम लाइन चार्ज भी लगता है, बिंदु आवेश के लिए, अनंत सीट के लिए, तीनों पर लगता है। ठीक है दोस्तों, इसमें पूछ रहा है अपने को गॉस का नियम नहीं लगता है, लागू नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से क्यों कोई नहीं, क्योंकि हमको सभी को पता है गॉस का नियम इन तीनों पे लगता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। वह पदार्थ वह पदार्थ जिसमें आकार आकार निश्चित व आयतन आकार अनिश्चित व आयतन निश्चित होता है कहलाते हैं। ये दोस्तों बोल रहा है आकार है जो अनिश्चित है और आयतन निश्चित होना चाहिए, वो हमेशा द्रव पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, अपने को पता है एक पानी का गिलास लो, इसमें अपने पानी भरा है, तो ये अपने पानी किसी बाल्टी में ले डालते हैं तो इसका आकार जिसका आकार अनिश्चित हो जाता है। ठीक है दोस्तों, और आयतन निश्चित ही रहता है, वो हमेशा कौन से पदार्थ कहलाते हैं, द्रव पदार्थ। जो अपने बात करें ठोस पदार्थ की, तो इसमें आकार ठोस पदार्थ की बात करें तो इसमें आकार भी निश्चित होगा, आकार इसका फिक्स होगा। ठीक है दोस्तों, आकार निश्चित एंड आयतन भी निश्चित होगा, ठोस पदार्थ की बात करें अपने। ठीक है दोस्तों, और अपने बात करें गैसीय पदार्थ की, गैसीय पदार्थ की, तो इसमें आकार और आकार व आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं। ठीक है दोस्तों, और आपको पता है प्लाज्मा के बारे में, तो इसमें अपने पता है पूरे ब्रह्मांड की पूरे ब्रह्मांड का अध्ययन करते हैं प्लाज्मा के अंदर। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से आज का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर द्रव पदार्थ के अंदर आकार अनिश्चित व आयतन निश्चित होता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है 5E अवधारणा में 4E का अर्थ है। आपको बता दें 5E अवधारणा के अंतर्गत में 5E का जो अर्थ होता है वो होता है इंजीनियरिंग। ठीक है दोस्तों, 5E में 4E अवधारणा 4E का अर्थ होता है इंजीनियरिंग। ठीक है दोस्तों, अगर अपने बात करें यहाँ पे 4E पूछ रहा है अपने को, फर्स्ट ई पूछ लेता, सेकंड ई पूछ लेता, थर्ड ई पूछ लेता। ठीक है, तो फर्स्ट में एजुकेशन, फर्स्ट ई एजुकेशन आ जाएगा। सेकंड के लिए सेकंड ई पूछा तो इनकरेजमेंट, और थर्ड ई पूछे अपने को इन्फोर्समेंट, फोर के लिए इसने पूछ लिया। 5S के लिए 5E का अर्थ पूछे तो अपने उसको बताना है इवोल्यूशन। ठीक है दोस्तों, इवोल्यूशंस। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक 100 वाट का लैंप है जिसमें 1 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। 100 वाट का लैंप है, 1 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो, वह एक समय में खालिस्तान को विद्युत से मारने में सक्षम है। ठीक है, तो ये बोल रहा है एक 100 वाट का लैंप होता है। ठीक है दोस्तों, उसके अंदर 1 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो अपने को पता है ये 100 वाट का लैंप जिसमें 1 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित हो, वो 20 वयस्क को या 20 आदमियों को मारने में सक्षम है। एक समय के लिए एक झटके में सीधे 20 आदमियों को मार सकती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है सीटीसी वास्तव में कार्बन टेट्राक्लोराइड है। आपको सभी को पता है सीटीसी का फुल फॉर्म कार्बन टेट्राक्लोराइड क्लोराइड होता है। ये अग्निशामक यंत्र है, खालिस्तान से निर्मित होता है या बना होता है। तो आपको बता दें जो कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है वो पीतल से निर्मित होता है। ठीक है दोस्तों, पीतल से निर्मित होता है, और ये कार्बन टेट्राक्लोराइड क्लोराइड होता है जो सीटीसी जिसको अपने बोलते हैं, ये अग्निशामक यंत्र होता है। ये श्रेणी ई प्रकार की आग को बुझाने में सक्षम है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, और दोस्तों ये श्रेणी ई प्रकार की, अब आपको आग पता होनी चाहिए कौन सी होती है श्रेणी ई प्रकार की आग। विद्युत उपकरणों में लगी आग होती है, वो श्रेणी ई प्रकार की आग के अंतर्गत आती है, जो कि सीटीसी कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक यंत्र है, इससे बुझाई जा सकती है, जो कि पीतल से निर्मित होता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 36 SWG स्टैंडर्ड वायर गेज तार का व्यास निम्न में से है। 36 SWG, ये तो आपको याद ही रखने पड़ेंगे सीधे। अगर 36 SWG पूछ ले तो 0.19 mm,
ठीक है। और अपने को पूछ लें एक एक एस डब्ल्यू जी स्टैंडर्ड वायर गेज पूछ ले अपने को 10 SWG। ठीक है दोस्तों, और पूछ ले अपने को 0 SWG का मान कितना होता है। तो आपको बता दें 0 SWG का मान 8.23, 0 SWG का मान 8.23। और अपनी बात करें, अगर 1 SWG का मान पूछें तो 7.26 mm, और 10 SWG को अपने बारे में पूछे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 3.25 mm। इससे एक बात क्लियर होगी दोस्तों, जितना SWG का नंबर बढ़ रहा है ना उतना ही अपना जो व्यास है वो कम हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमेशा याद रखना, जितना बड़ा नंबर होगा SWG का, जैसे 36 SWG को पूछ रखा आपने, ठीक है, इसका व्यास व्यास पूछा डायरेक्ट तो 0.19 mm तो सबसे छोटा मान है। ठीक है दोस्तों, इससे हमेशा ध्यान रखना, जितना बड़ा नंबर होगा उतना व्यास कम होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, महीन तारों में शीट की मोटाई मापन हेतु निम्न में से किस माइक्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। अब आपको बता दें माइक्रोमीटर के भी 4 प्रकार होते हैं। ठीक है दोस्तों, जो तार की मोटाई को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, तार की मोटाई एक SWG होता है, एक माइक्रोमीटर भी होता है। ठीक है दोस्तों, इसमें अपने माइक्रोमीटर के बारे में पूछा। माइक्रोमीटर भी 4 प्रकार के होते हैं, पहला इनसाइड, दूसरा हब माइक्रोमीटर, तीसरा डिजिटल माइक्रोमीटर, चौथा वर्नियर माइक्रोमीटर। तो आपको बता दें महीन तारों, छोटे तारों और शीट की मोटाई मापने के लिए हब माइक्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। और हालांकि आपको पता इनसाइड माइक्रोमीटर होता है वो होता है जो बोर होते हैं ना, बोर, उसको मापने के लिए उपयोग में किया जाता है। ठीक है, मैं इनसाइड। और अपना डिजिटल डिजिटल माइक्रोमीटर होता है, तो ये आपको सीधे ही डिजिटल नाम से ही मतलब आपको पता लग रहा है, डिजिटल दे रखा है। डिजिटल माइक्रोमीटर ये कहता है माप को अंकों में दर्शाने के लिए। ठीक है दोस्तों, माप को अंकों में दर्शाने के लिए डिजिटल माइक्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। अब इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाए, जिसने मैंने पूछा महीन तारों इन शीट की मोटाई मापने के लिए हब माइक्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, निम्न में से सत्य कथन की पहचान कीजिए। निम्न में से सत्य कथन की पहचान कीजिए। पहली स्टेज क्या कह रहा है, विद्युत सभी पैरा विद्युतांक पदार्थ अचालक कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, अगली कंडीशन क्या कह रहा है, सभी सभी अचालक पदार्थ सभी अचालक पदार्थ पैरोविद्युतांक पदार्थ नहीं कहलाते हैं। तो आपको बता दें ये दोनों ही कंडीशन जो सत्य है, क्योंकि सभी पैरोविद्युतांक पदार्थ होते हैं वो तो अचालक कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, और सभी अचालक पदार्थ पैरोविद्युतांक पदार्थ नहीं कहला सकते। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोनों सत्य हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आज के लिए था। बोल रहे हैं डेनिश वैज्ञानिक ओरस्टेड ने यह बताया है कि जब एक चुंबकीय सुई को चालक के पास या समीप में लाया जाए तो चुंबकीय सुई होती है वो विक्षेप करने लग जाती है। ठीक है दोस्तों, जब एक चुंबकीय सुई को चालक के पास लाया जाए तो चुंबकीय सुई विक्षेप करने लग जाती है। ठीक है दोस्तों, और अब पूछ रहा है क्वेश्चन, वो पूछ रहा है अगर चुंबकीय सुई को चालक के नीचे रखा जाए तो उस समय चुंबकीय सुई की विक्षेप किस ओर करेगी, मतलब। तो आपको बता दें अगर चुंबकीय सुई को चालक के, मतलब ये चालक है, ठीक है दोस्तों, इस चालक के नीचे रखा जाए, नीचे वाले हिस्से में रखा जाए तो उस समय सुई होती है वो पूर्व की ओर विक्षेप करेगी हमेशा। ठीक है दोस्तों, अगर ऐसे पूछ लेता दोस्तों आपसे, ऐसे पूछ लेता चालक के ऊपर रखा जाए, वैसे ये चालक है, ठीक है दोस्तों, इसके ऊपर रखा जाए, चुंबकीय सुई ऊपर रखी जाए तो किस ओर विक्षेप करेगी। तो आपको बता दें चालक के ऊपर यदि रखी जाए तो वो पश्चिम की ओर विक्षेप करेगी, चुंबकीय सुई होती है। ठीक है दोस्तों, तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पूर्व की ओर, क्योंकि उसने नीचे का पूछा है। ठीक है दोस्तों, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, कमेंट भी कर दें। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी तुल्यकालिक मोटर में हंटिंग कब होती है। आपको पता होना चाहिए, अब हंटिंग है तुल्यकालिक सिंक्रोनस मोटर होती है, ठीक है, जो एक नियत गति पर चलती है। अब हंटिंग आपको कब हो सकती है, जैसे हंटिंग का मतलब क्या था, जैसे रोटर कंपन करने लगता है। ठीक है दोस्तों, अब आपको ये कंडीशन पता होनी चाहिए, रोटर कब कंपन करेगा। पहला ऑप्शन क्या कर रहा है, बेयरिंग में अधिक घर्षण हो, नहीं ये नहीं हो सकता। वायु अंतराल अधिक हो तब, नहीं ये भी नहीं हो सकता। लोड स्थिर हो तो ये कैसे करेगी हंटिंग, ठीक है, लोड तो स्थिर है, नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जब लोड अस्तमान परिवर्तन हो तब, मतलब लोड परिवर्तन हो। आपको बता दें सिंक्रोनस मोटर तब हंटिंग करेगी जब लोड परिवर्तन हो या अपनी फील्ड धारा में
फील्ड धारा में अपने परिवर्तन कर दें तब हंटिंग हंटिंग जो तुल्यकालिक मोटर है जो हंटिंग करने लगती है, रोटर उसका कंपन वाइब्रेट करने लग जाता है। ठीक है दोस्तों। अब आपको बता दें हंटिंग को दूर करने के लिए हम क्या उपयोग में किया जाता है, डैम्पर वाइंडिंग जिसको बोलते हैं, डैम्पर वाइंडिंग का उपयोग किया जाता है। ठीक है। और इसको कहाँ लगाते हैं, इसको इसमें जो रोटर रोटर पोल होते हैं, रोटर पोल, ठीक है दोस्तों, रोटर पोल पर इसको स्थापित किया जाता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कह रहा है, एक केबल में 7/20 कॉपर लिखा है। जैसे केबल है, ठीक है, उस पर 7/20 और कॉपर लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों। तो इसका मतलब क्या होगा, तारों से बना है। तो आपको बता दें इसमें अंश बटे हर, ऐसे याद रखो, अंश बटे हर। जो अंश होता है वो कहता था तारों, मतलब तारें कितनी है। ठीक है दोस्तों, तारों की संख्या, तारों की संख्या, और बटे जो हर है वो किसको दर्शाता है, वो होता है व्यास, के तारों का व्यास कितना है। तो इस हिसाब से क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कॉपर मतलब 7 लिखा है, 7/20 मतलब अंश बटे अंश 7 हो गया। अंश का मतलब था कितनी तारें हैं, और 20 का मतलब व्यास, ये हर हो गया। ठीक है दोस्तों। तो 7 तारों से बना है। ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता, ठीक है, 7 तारों से बना है। और अगर इस ऐसे पूछ ले, इससे व्यास कितना है, तो अपने को 20 आंसर इसका राइट हो जाता है। ठीक है, अंश बटे हर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था दोस्तों। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ मैं सिखा के जरूर जाऊंगा आज। ठीक है दोस्तों। अब क्वेश्चन कह रहा है, एक तुल्यकालिक मोटर में पावर फैक्टर सुधारने के लिए उपयोग में लेते हैं तब निम्न शर्तें विद्यमान होनी चाहिए। पहली कंडीशन, मोटर फुल लोड पर होनी चाहिए। आपको बता दें तुल्यकालिक मोटर एक निश्चित गति पर चलने वाली मोटर है जो कि कभी फुल लोड पर पावर फैक्टर नहीं सुधार सकती है। ठीक है दोस्तों। अंडर एक्साइटेशन भी नहीं सुधार सकती, लेवल एक्साइटेशन के अंदर भी नहीं। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोटर जब नो लोड पर हो तब जब सिंक्रोनस मोटर पावर फैक्टर सुधारने में सक्षम है। ठीक है। एक तो ये कंडीशन होनी चाहिए, मोटर ओवरलोड नहीं होनी चाहिए। दूसरी मोटर है, मोटर ओवर एक्साइटेशन, मोटर ओवर एक्साइटेशन भी होनी चाहिए पर, ठीक है, ओवर एक्साइटेशन। ठीक है दोस्तों। और आपको इसमें बारे में बता दें, मोटर ओवर एक्साइटेशन नो लोड पर होनी चाहिए। और इस समय मोटर जो अपने लगाते हैं, तुल्यकालिक मोटर जो लाइंस के समांतर क्रम में लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, लाइंस के समान। और इस समय इस मोटर की जो रेटिंग होती है वो हमेशा KVAR में होती है। मोटर को, तुल्यकालिक मोटर को पावर फैक्टर सुधारने के लिए समांतर क्रम में लगाया जाता है, उस समय उस मोटर की रेटिंग KVAR में होती है। अब आपको बता दें दोस्तों, अगर मोटर ओवर एक्साइटेशन होती है, ठीक है, ओवर के अंदर मोटर का पावर फैक्टर हमेशा लीडिंग लीडिंग प्रकार का होता है। ठीक है। और अपने बात करें अंडर एक्साइटेशन के अंदर, तो इसमें मोटर का पावर फैक्टर वो हमेशा लैग करेगा। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, अगला लेवल एक्साइटेशन की बात करें, इसके अंदर पावर फैक्टर हो जाता तुल्यकालिक मोटर का इकाई होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मेगर को मेगर का पैमाना होता है। पहला ऑप्शन अनंत की ओर, शून्य से अनंत की ओर, सॉरी। दूसरा है अनंत से शून्य की ओर। तीसरा ऑप्शन 1 ओम से 20 मेगा ओम तक। और चौथा ऑप्शन है 20 मेगा ओम से 100 मेगा ओम तक। अब आपको सभी को बता दें कि मेगर का उपयोग कहाँ किया जाता है। मेगर का उपयोग, एक तो अपने बता दें हाई रेजिस्टेंस, उच्च प्रतिरोध को मापने के लिए मेगर का उपयोग किया जाता है। दूसरा, इसका इंसुलेशन टेस्टिंग के लिए भी मेगर का उपयोग किया जाता है। अब आपको बता दें मेगर का पैमाना अनंत से शून्य की ओर होता है। ठीक है दोस्तों, मेगर का पैमाना अनंत से, ये इसका संकेतक है मेगर का, आपको बता दें ये इसका संकेतक। ठीक है। और ये अनंत, और ये अनंत से पहले अनंत पर होगा। और फिर अगर आप इंसुलेशन टेस्टिंग की याद करें, अगर इंसुलेशन टेस्टिंग अगर कोई दोस्त हो तो मेगर का पैमाना हमेशा शून्य हो जाता है। ठीक है दोस्तों। और प्रारंभिक स्थिति में मेगर का पैमाना वो अनंत की तरफ होता है। और आपको बता दें मेगर एक जो इसकी मेगर की स्पीड होती है वो 140 से 160 लगभग RPM तक होती है। और ये डिवाइस है दो, 500 वोल्ट, ठीक है दोस्तों, 500 वोल्ट और 1500 वोल्ट और 2500 वोल्ट तक कार्य करती है। ठीक है दोस्तों। और इसमें अपने को बता दें, इसमें तीन कॉइल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, मेगर के अंदर 3 कॉइल का उपयोग किया जाता है। दो जो होती है प्रेशर कॉइल, और एक होती है जो करंट कॉइल होती है। ठीक है, CC। 2 प्रेशर कॉइल और एक करंट कॉइल होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, संधारित्र को नापने के लिए निम्न में से किस ब्रिज का उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन शेयरिंग ब्रिज, दूसरा ओवंस ब्रिज, तीसरा एडरसन ब्रिज और हे ब्रिज। तो आपको सभी को बता दें, संधारित्र को नापने के लिए शेयरिंग ब्रिज का उपयोग किया जाता है। एक शेयरिंग ब्रिज व इसका होता है एक डी सोटी ब्रिज।
ठीक है दोस्तों। डी छोटी ब्रीज से भी संधारित्र को नापा जा सकता है। ठीक है दोस्तों। और अपनी बात करें इंडक्टर की, इंडक्टर को नापने के लिए ओवेन्स ब्रिज, एंडरसन ब्रिज, हे ब्रिज और एक होता है मैक्सवेल। ठीक है दोस्तों। मैक्सवेल ब्रिज का भी उपयोग इसका इंडक्टर को नापने के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों। अगर यहाँ पे अपने को आवृत्ति नापने के लिए, ठीक है, किस ब्रिज का उपयोग किया जाता है, तो अपने को सभी को पता है, ये तो सरल सा क्वेश्चन है। विंस ब्रिज का उपयोग आवृत्ति को नापने के लिए किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा शेयरिंग ब्रिज। आपको एक और बता दें दोस्तों, शेयरिंग ब्रिज का उपयोग लॉस कोण, ठीक है, लॉस कोण को नापने के लिए, लॉस कोण को ज्ञात करने के लिए भी उपयोगी है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ लें। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध हमेशा होता है। एक आदर्श एमीटर का आंतरिक प्रतिरोध पूछा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। एक आदर्श एमीटर का आंतरिक प्रतिरोध हमेशा, तो आपको सभी को बता दें, एक आदर्श एमीटर का आंतरिक प्रतिरोध शून्य होता है। ठीक है दोस्तों। अगर आपको पूछ लें एक आदर्श एमीटर वोल्ट मीटर, अपने को पूछे आदर्श वोल्ट मीटर का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, उसमें अनंत करना है दोस्तों। ये हमेशा याद रखने, दोनों में कंफ्यूजिंग है। आदर्श एमीटर आदर्श एमीटर आदर्श एमीटर का आंतरिक प्रतिरोध पूछे तो शून्य, आदर्श वोल्ट मीटर का आंतरिक प्रतिरोध पूछे तो अनंत। आपको एक और बात बता दें, साधारण एमीटर का प्रतिरोध हमेशा कम से कम होता है। क्यों? क्योंकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा धारा प्रवाहित हो एमीटर में, और अपने को एमीटर द्वारा बता सके भी कितनी मापन करता है। ठीक है दोस्तों। इसलिए उसका एमीटर का प्रतिरोध मान कम से कम रखा जा सकता है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से एक आवेग प्रकार की टरबाइन है। पहला ऑप्शन है पेल्टन व्हील टरबाइन, सेकंड फ्रांसिस टरबाइन, तीसरा ऑप्शन कैपलान टरबाइन, चौथा ऑप्शन प्रोपेलर टरबाइन। तो आपको बता दें, आवेग प्रकार की टरबाइन होती है वो पेल्टन व्हील टरबाइन होती है। ठीक है दोस्तों। अगर ये फ्रांसिस टरबाइन और कैपलान टरबाइन और पॉपुलर टरबाइन, ये कौन सी है, ये प्रतिक्रिया टरबाइन है। ठीक है दोस्तों। और आपको बता दें कि इसमें पेल्टन व्हील जो टरबाइन होती है वो हाइड्रो पावर प्लांट के अंदर ये टरबाइन होती है। ठीक है। हाई हेड के लिए उपयोग में की जाती है। ठीक, हाई हेड के लिए पेल्टन व्हील टरबाइन का उपयोग किया जाता है। अगर आपने फ्रांसिस की बात करें तो मध्यम हेड के लिए उपयोग में किया जाता है, मीडियम हेड के लिए। और अपनी बात करें पॉपुलर और जो टरबाइन होती है, कैपलान और प्रोपेलर टरबाइन होती है, ये लो हेड के लिए उपयोग में की जाती है। ठीक है दोस्तों। और अपने अपने पिछले वीडियो में देखा था इनके पानी का बहाव, और अपने आपको बता देता हूँ इनमें पानी का बहाव होता है वो किस प्रकार होता है। पेल्टन व्हील के अंदर पानी का बहाव होता है जो स्पर्श रेखीय, मतलब स्पर्श करता हुआ ब्लेडों को स्पर्श रेखीय होता है। स्पर्श रेखीय, ठीक है दोस्तों, स्पर्श रेखीय। और मतलब ब्लेडों को जो पानी होता है ब्लेडों को स्पर्श करते हुए जाता है बेल्टन हाई हेड के अंदर। ठीक है दोस्तों। और अपने बात करें फ्रांसिस टरबाइन की, तो इसमें रेडियल प्रकार का होता है। ठीक है। पानी का बहाव रेडियल प्रकार का होता है, जिसमें मतलब क्या होता है, रेडियल पानी का बहाव होता है वो, ये बात करें अपने टरबाइन है। ठीक है दोस्तों। रेडियल मतलब ये अपनी टरबाइन होगी, टरबाइन के ये ब्लेड्स हो गए। तो इसमें मध्य में एकदम यहाँ से पानी ब्लेड्स के यहाँ से ऐसे टकराता है। ठीक है दोस्तों। इसमें रेडियल प्रणाली जिसमें फ्रांसिस टरबाइन होती है मध्यम हेड के लिए। और अपनी बात करें और कैपलान टरबाइन की बात करें तो इसमें अंशीय अंशीय मतलब इसमें अंशीय प्रकार का होता है इसमें। ठीक है दोस्तों। मतलब पानी का बहाव अंशीय प्रकार का होता है। अंशीय से क्या मतलब है, मतलब अंश, जैसे ये टरबाइन होगी दोस्तों, ठीक है, निम्न हेड के लिए होती है जो कैपलान और प्रोपेलर टरबाइन, मध्यम ये टरबाइन होगी। इसमें पानी एकदम बीच सेंटर पॉइंट में से टकराता है, जिसको अंशीय पानी का बहाव अंशीय बोला जाता है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ लें। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पंप्ड स्टोरेज हाइड्रो शक्ति संयंत्र में किसका उपयोग होता है। आपको सभी को पता है डेरी और टरबाइन का उपयोग किया जाता है। पंप्ड स्टोरेज हाइड्रो शक्ति संयंत्र में डेरियाज टरबाइन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, धातु एवं अधातु के बंध को क्या कहते हैं। आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन, धातु और अधातु के बंध को, आपको सभी को बता दें, धातु और अधातु के बंध को आयनिक बंध कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। धातु और अधातु के बंध को धातु या अधातु है। ठीक है दोस्तों, प्लस में नहीं है, धातु या अधातु दोनों के बंध को आयनिक बंध बोला जाता है। ठीक है दोस्तों। अगर अपनी बात करें केवल दो धातु, अगर दो धातु हो, दो मेटल्स हो, ठीक है, उसमें उसमें कौन सा बंध होगा, मेटालिक बंध। ठीक है दोस्तों। अगर अपनी बात करें
अगर बात करें अ धातु की, अगर दो अ धातु आ गई तो उस समय कौन सा बंद उपयोग में होगा? सहसयोजी बंद। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्त को फॉरवर्ड कर दें। धन्यवाद।